हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आरम। पिछली वीडियो में हमने अबाउट लिपिड्स स्टडी किया था। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन देखी थी हमने उसमें लिपिड्स को एज अ सिंपल लिपिड्स एंड मेम्ब्रेन लिपिड्स और लिपिड्स एज अ क्लासीफाई किया था। सिंपल लिपिड्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं पिछली वाली वीडियो में। इस वीडियो में हम अबाउट स्टडी करेंगे मेम्ब्रेन लिपिड्स। मेम्ब्रेन लिपिड्स बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में यूज़ होते हैं और ये एम्फीफैटिक नेचर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेम्ब्रेन का। एम्फीफैटिक नेचर मतलब कि देखो, जैसे कि ये मेम्ब्रेन का हेड है और ये मेम्ब्रेन की टेल है। तो जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक होएगा और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होएगी। इसी वजह से जो मेम्ब्रेन है एम्पीफैटिक इन नेचर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि हेड और टेल दोनों अलग अलग नेचर शो कर रहे हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसमें क्लासिफिकेशन में आते हैं फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड स्टीरोल। फोस्फोलिपिड्स में आएंगे जो फोस्फोलिपिड्स हैं उसमें ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स आएंगे और फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स आएंगे। और ग्लाइको में ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स आएंगे और ग्लिसरोलिपिड्स आएंगे। ठीक है, जो हमें इनकी स्ट्रक्चर है वो लर्न करनी है कि वो कैसे होती है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उसका जो प्रिंसिपल है, जो मेन है, वो होता है फॉस्फेटिडिक एसिड। तो सिर्फ उसकी स्ट्रक्चर याद कर लेना आप। ये फादर है, इसी से सारी डॉटर स्ट्रक्चर बनेंगी। और जो फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स हुआ और जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हुआ, ये दोनों बनती है किससे? स्फिंगोसिन से। बस इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रहनी है, बाकी आप खुद ही बना लोगे सारी। ठीक है, और ग्लिसरो में सिर्फ आप ये देखोगे कि ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर इसमें क्या एक ग्लिसरोल और ऐड हो गई है। ओके, अब जो स्टीरोल है, स्टीरोल में सिर्फ आपको एक न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर याद करनी है और उसी से आप सारे स्टीरोल बना लोगे, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ओके, जो स्टीरोल है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में मिलते हैं। जो मेन है इसका वो है कोलेस्ट्रॉल। और ये किस लिए काम आता है? ये जो अपने बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब कि जैसे कि ये देखो, मैंने बताया था ना कि हाइड्रोफिलिक तो हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है। तो इस तरीके से एग्जिस्ट कर रही थी ये नेचर में। और जो हमारा सेल है वो सर्कुलर इन नेचर क्यों बना? क्योंकि जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो अंदर की साइड आ गई और हाइड्रोफिलिक हेड ने आपस में क्या कर लिए? ऐसे इंटरेक्शन कर ली। ठीक है, अगर आप कोई भी नीडल चुभाओगे ना इसके अंदर तो ये 1 मिनट के लिए दूर हो जाएंगे और नीडल बाहर निकालते ही वापस ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये हमारे जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की खास बात है। ठीक है, और मोनोलेयर प्लस मोनोलेयर मिलके क्या बना ली? बायलेयर बना ली। जो अपनी, क्योंकि अंदर की साइड भी ऐसे थोड़ा ना खाली छोड़ सकते हैं, तो अंदर की साइड भी ऐसे इस तरीके से टेल आपस में इंटरेक्ट कर रही होती है। तो ये जो अपनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो क्या है? डबल मेम्ब्रेन है। इसलिए जो बाइलेयर है वो स्टेबलाइज्ड है और ये क्या? लिविंग सेल हाइपोथेसिस है। चलो अब हम स्टडी करते हैं अबाउट मेम्ब्रेन लिपिड्स एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, जो आएंगे फोस्फोलिपिड्स के अंडर। और इसमें हमें सिर्फ फोस्फेटिडिक एसिड की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, उसी से हमें सारे स्ट्रक्चर बना लेंगे। ओके, चलो। जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स है वो मोस्ट अबंडेंट है हमारे मेम्ब्रेन्स के अंदर। ठीक है, और ये क्या है? डेरिवेटिव है किसका? फोस्फेटिडिक एसिड का। यही मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर आप कर लेना और बाकी सारी आप खुद ही बना लोगे। और फोस्फेटिडिक एसिड क्या होता है? बेसिकली ये एक डाई एसाइल ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट है। एसाइल मतलब कि फैटी एसिड। ग्लिसरोल एक 3 कार्बन की अल्कोहल होती है और उसके क्या है? उसके 3rd कार्बन पे तो फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पे तो इसके साथ फॉस्फेट अटैच है। ठीक है, और ये सेम ऐसी स्ट्रक्चर बना दो इसकी, जैसे यहाँ पे ओ एच है, एक एच है, इसके पास भी एक ओ एच होता है, वहाँ पे तो ये अटैच हो गया। तो ये बचा H1 2 3 4 और यहाँ पे एच है और एक ओ एच है। ठीक है, और यहाँ पे भी एक मान लो भी एच है। तो ये तो है ग्लिसरोल फॉस्फेट, ये फॉस्फेट हो गया ना। ग्लिसरोल के साथ ग्लिसरोल क्या होता है? 3 कार्बन जिसके पास 3 OH हो। OH की जगह यहाँ पे फॉस्फेट लग गया। और डाई एसाइल मतलब कि 2 फैटी एसिड और अटैच करो इसके साथ। जो फैटी एसिड जो हम इसके साथ लिंक करेंगे ना, वो कितने भी कार्बन के हो सकते हैं, 14 16 18 कितने के भी लिंक कर सकते हैं। देखो सिंपल, यहाँ पे बस H2 लिख दो और जो O है वो लिख के, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O। और इस वे में क्या है? ये आगे लंबी चैन है इसकी, यूँ समझ लो। ये कार्बोनिल हेड ग्रुप था ना जैसे फैटी एसिड का, वो बना दिया। सेम ऐसे यहाँ बना दो O
कार्बोनिल का वो हेड बना दिया फैटी एसिड वाला, और ये कितनी लंबी चेन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों सेम हो, दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। ये वाली यूजुअली सैचुरेटेड होती है, ये वाली अनसैचुरेटेड होती है, ठीक है। और जो लास्ट में है फॉस्फेटिडिक एसिड में, उसमें क्या होता है, यहाँ पे एच लिखो, यहाँ पे एच और यहाँ पे एक और एच, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने फोस्फेट ग्रुप। तो ये प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है किसका, फोस्फेटिडिक एसिड का। सिंपल हम आगे जो बनाएंगे ना उसमें किस तरीके से इसे करेंगे, जैसे मैं ऐसे ग्लिसरॉल लिख दूंगी, ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड, यहाँ पे दूसरा फैटी एसिड, और यहाँ पे क्या है, फोस्फेट, खोल के लिख देते हैं डबल बॉन्ड O, और ये एक इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज यहाँ होता है, ठीक है। देखो ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन एल्कोहल होती है, 3 एल्कोहल होती हैं उसमें, ट्रायोल होती है वो, और 3 उसमें कार्बन होती हैं, ठीक है। और जब मैंने उसको क्या बनाया, उसके साथ फोस्फेट ऐड किया तो ये फोस्फो ग्लिसरॉल बन गया। अब मैंने सेम क्या किया आगे, जो मैंने बनाना था फोस्फेटिडिक एसिड, उसके लिए क्या करना है, 2 फैटी एसिड अटैच करेंगे पहले, 2 कार्बन के साथ, थर्ड के साथ तो फोस्फेट ही अटैच ही रहेगा। और ये जो दो फैटी एसिड मैंने अटैच किया ना, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, और दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमने देखा, ये सिंपल वे में बना दी मैंने यही वाली स्ट्रक्चर, सेम ये स्ट्रक्चर है। ये जो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है, ये आपस में O से लिंक है। और अगर आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर कोई भी कार्बोनिल कार्बन पिछली वाली वीडियो में बताया था, O के थ्रू किसी भी C के साथ लिंक है, C आगे क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, और सिंपल मिथाइल इथाइल ग्रुप भी हो सकता है, उसके साथ लिंक है, तो इस लिंकेज को बोलते हैं हम एस्टर लिंकेज। तो ये कौन सी लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है, ये भी एस्टर लिंकेज है, ओके। और देखो कार्बोनिल कार्बन यानी कि एसिड, यहाँ पे भी वो एसिड के साथ लिंकेज है, लेकिन यहाँ पे फोस्फेट एसिड के साथ है, तो ये भी एस्टर बॉन्ड तो है, लेकिन ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी जो ये ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स होते हैं, इसमें कितने एस्टर बॉन्ड और कितने फोस्फो एस्टर बॉन्ड है, तो देखो 2 तो इसमें एस्टर बॉन्ड है, और एक इसके अंदर क्या है, फोस्फो एस्टर बॉन्ड है। दोबारा समझो ध्यान से, जो फोस्फेटिडिक एसिड है उसकी स्ट्रक्चर बनाई है हमने सिंपल सी। फोस्फेटिडिक एसिड में कुछ भी नहीं था, जो ग्लिसरॉल था उसके OH रिमूव करके O के साथ लिंक कर दिए क्या, फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड लिंक कर दिया, और थर्ड के साथ क्या लिंक किया था, फोस्फेटिडिक एसिड है तो फोस्फेट लिंक कर दिया। जो पहली 2 लिंकेज हैं वो क्या कैसे बनी है, कार्बोनिल कार्बन जो कि एक एसिडिक की है, और किसी भी कार्बन के साथ लिंकेज हुई है थ्रू O, तो वो कौन सी लिंकेज होगी, एस्टर लिंकेज होगी। और जो थर्ड कार्बन है उसमें किसके थ्रू लिंकेज थी, फोस्फेट के थ्रू लिंकेज थी, तो वो कौन सा बॉन्ड हो गया, फोस्फो एस्टर बॉन्ड हो गया। तो 2 एस्टर बॉन्ड और एक फोस्फो एस्टर बॉन्ड मिलता है किसमें, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में। फोस्फेट पे यूजुअली चार्ज होता है 2 नेगेटिव का, लेकिन जब हम इसके साथ कुछ भी अटैच करेंगे ना, जैसे आगे बहुत टाइप के ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे, ये तो क्या हो गया, पेरेंट मोलिक्यूल हो गया। इसकी स्ट्रक्चर आप याद रख लेना, बाकी आगे वाली याद हो जाएगी। तो ये जो चार्ज है ये हट जाएगा, और इसके इस O के थ्रू ये सारे लिंक हो जाएंगे। इस लिंकेज को बताने का मतलब मेरा मेन मोटिव ये है कि आपको याद रखना कि फोस्फेट पे फिर कितना चार्ज बचेगा, -1 बचेगा, और आगे जो भी अटैच होगा उसमें चार्ज हम फिर गिन लेंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने कि वैसे तो 2 नेगेटिव चार्ज होता है। देखो यूजुअली क्या होता है, PO4 3 नेगेटिव होता है, तो जो फ्री फोस्फेट होती है उसमें तो कितनी होगी, 3 नेगेटिव चार्ज हो गया। जब वो फोस्फेट देखो यहाँ लिंक हो गया थ्रू फोस्फो एस्टर बॉन्ड, तो उसमें कितने नेगेटिव बच जाते हैं, 2, एक ये और एक ये वाला। और जब ये और किसी से फर्दर आगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स में आगे हम बनाएंगे, जैसे कोलिन वगैरह से लिंक हो जाएगा, तो ये आगे लिंक हो जाएगा, मान लो X से लिंक हो गया, तो इसमें कितना नेगेटिव चार्ज बचेगा, 1, ठीक है। वैसे 3 होता है, जब यहाँ लिंकेज हुई तो 2 बच गया, जब इससे आगे फर्दर लिंकेज हो जाएगी तो 1 नेगेटिव चार्ज बचेगा। आगे चार्ज कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल होएगा। देखो एक बार सिंपल सा बनाते हैं दोबारा। ये ग्लिसरॉल है, ये एक फैटी एसिड हो गया, एक और फैटी एसिड हो गया सेकंड वाले से, और थर्ड वाले से मैंने कर दिया फोस्फेट लिंक, और आगे मैंने X लिखा था ना, यहाँ पे X की जगह मैंने लिख दिया कोई भी अल्कोहल, क्योंकि ये मेन बात है कि अगर किसी कोई भी X ग्रुप जो भी लिंक होना है ना यहाँ पे
फॉस्फेट के साथ उसके पास अल्कोहल जरूर होनी चाहिए, यानी OH ग्रुप जरूर होना चाहिए उसके पास। ये मेन बात है किसमें, फॉस्फेटिडिक एसिड में अटैच होने के लिए। अच्छा, ये बना दिया मैंने, ये एक एस्टर बॉन्ड है, ये दूसरा एस्टर बॉन्ड है। यहाँ मैंने क्या बनाया था, ये फॉस्फोएस्टर था। सेम देखो, सेम आगे इसमें भी तो वही है ना कि एक जो एसिड है, फॉस्फो एसिड हो गया चाहे, वो थ्रू O, यहाँ पे O होएगा ना, और वो आगे किसी भी ग्रुप से एच होएगा, जो भी आगे ग्रुप बनाएंगे हम, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया। फॉस्फोएस्टर और फॉस्फोएस्टर यानी कि फॉस्फो डायएस्टर बॉन्ड बन रहा है, डाई मतलब 2। तो एक पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर में क्या क्या बना, एक एस्टर बॉन्ड, एक एस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड और एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना है। बस ये कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए, सिंपल सा कुछ भी नहीं था। ग्लिसरॉल में क्या होती है, 3 कार्बन की चैन, ठीक है, जिनके पास 3 ट्रायोल यानी 3 OH होते हैं, बाकी H से इसको कंप्लीट कर दो, ठीक है। ये होती है ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर। ये OH रिमूव होके यहाँ पे O से लिंक हो गया एक फैटी एसिड, तो एस्टर बॉन्ड के थ्रू, सेकंड O से भी फिर लिंक हो गया एक और फैटी एसिड, वो भी एस्टर बॉन्ड के थ्रू, और यहाँ पे थर्ड O के साथ क्या हो गया, एक तो फोस्फेट, एक फोस्फेट लिंक हो गया, और उस फोस्फेट के साथ आगे फर्दर कोई भी अल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप था, ठीक है। तो ये दोनों ने तो बना लिया फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ऊपर वाले 2 क्या हो गए, एस्टर बॉन्ड। टोटली फोस्फेट के पास क्या बचा, एक नेगेटिव चार्ज बचा, और 2 एस्टर बॉन्ड और एक फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। ये फ्री फोस्फेट की स्ट्रक्चर होती है, पहले आप ये देख लो, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। 3 क्या होती है, इसके बाद नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये अटैच हो जाता है एक ग्लिसरॉल से, कितने बचे, 2 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और फिर ये आगे और किसी के साथ बना लेता है तो मतलब डायएस्टर बॉन्ड बन गया, तो डायएस्टर में कितने फ्री नेगेटिव चार्ज बचेगा, 1, यानी यहाँ पे कितना फ्री नेगेटिव चार्ज है, -1, ओके। जो पेरेंट फोस्फोडिक एसिड से हम पहला कंपाउंड बनाने वाले हैं, वो बनाएंगे फोस्फोटिडाइल कोलिन। कोलिन की स्ट्रक्चर होती है, देखो इसके पास है ना OH, तो ये अपने जो पेरेंट कंपाउंड है उसके साथ अटैच हो सकती है, उसके साथ अटैच इसी साइड से होगी, इसलिए मैंने इसी तरीके से बनाई है, क्योंकि OH जरूरी था उसके पास होना। जो इसे, इसका जो दूसरा नाम होता है, इसे लेसिथिन भी बोलते हैं। और जो इसके आगे यूज़ है ना, है, इस पे आ जाए आपको एक शॉर्ट मिलेगा, आप उसको जरूर देखना। जो कोबरा विनोम वगैरह होता है, उस वो क्या किस चीज़ पे अटैक करती है, जिससे हमारी RBC वगैरह रप्चर हो जाती है, तो उस शॉर्ट में आपको अच्छे से पता चलेगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लेसिथिन क्या है, लेसिथिन क्या है, फोस्फोटिडाइल कोलिन। कोलिन की स्ट्रक्चर ये होती है, यहाँ से ये अटैच होएगी, किस वे में अटैच होएगी, ये देखो 1 मिनट, यहाँ बना दिया ग्लिसरॉल, फिर से वही एक फैटी एसिड, एक और फैटी एसिड, और यहाँ पे क्या था, जो P है वो आगे किससे लिंक हो गया, कोलिन से। डायरेक्ट मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो जो कोलिन है, कोलिन का चार्ज देखो आप एक बारी, कितना है, प्लस में 1 है, ठीक है। और मैंने बताया था अगर ये 2 लिंकेज बना लिया, यानी फोस्फो डायएस्टर बॉन्ड बना ले, तो फोस्फेट पे कितना चार्ज बचेगा, -1। तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना हुआ, -1 प्लस इसका +1, तो कितना बचा, 0। तो ओवरऑल जो लेसिथिन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, ठीक है। और एक बात तो आपको बतानी रहेगी, ये देखो जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसमें ये जो इतना पार्ट है, ये तो बनाता है टेल, यानी ये कैसा है, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। और जो ये फोस्फेट से ये जो आगे जो भी ग्रुप अटैच होएगा, ये बनाता है हेड पार्ट, यही हाइड्रोफिलिक है। तो ये देखो इसमें जो ये है, ये तो क्या है, टेल है, जो कि हाइड्रोफोबिक है। और जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये वाला, ये कौन सा, ये क्या है, ये हेड रीजन बनाता है, ठीक है। तो हेड रीजन को क्या बोल सकती हूँ मैं, फोस्फोकोलिन पार्ट। और ये क्या है, ये पूरा ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल है, यानी कि 2 असाइल ग्रुप जो ग्लिसरॉल से अटैच है। तो डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या है, टेल पार्ट है, और हेड क्या बना रहा है, फोस्फोकोलिन, ठीक है। सेकेंड हम बनाएंगे फोस्फेटिडाइल सीरीन। जो सीरीन है वो एक अमाइनो एसिड है, इसलिए इसे अमाइनो लिपिड भी बोलते हैं। और सीरीन की स्ट्रक्चर
आपको वैसे तो आनी चाहिए क्योंकि हमने अमीनो एसिड स्टडी कर लिए हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं आती तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखो जाके। ये होते हैं किसकी स्ट्रक्चर, सीरीन की, ठीक है। जो ये न्यूट्रल पीएच पे दोनों चार्ज जो होते हैं गायब हो जाते हैं, तो इस पे ओवरऑल चार्ज कितना है, 0। और ये ओ एच साइड से अटैच होएगा, और फॉस्फेटिडिक एसिड पे कितना चार्ज है, -1। तो ओवरऑल फॉस्फेटिडाइल सीरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, क्योंकि इसका तो 0 है। पिछले वाले में तो ये न्यूट्रल हो गया था। स्ट्रक्चर देख लो एक बारी, वैसे आनी तो चाहिए आपको खुद ही। ग्लिसरॉल, ये फैटी एसिड, ये फैटी एसिड, ठीक है। यहाँ पे फोस्फेट, फोस्फेट के साथ क्या, PS यानी फोस्फेटिडाइल सीरीन अटैच है। इस पे कितना चार्ज है, -1। इस पे ओवरऑल चार्ज 0 है, तो इसका पूरे का चार्ज कितना हो गया, -1। वही बात फिर से, इसका हेड ग्रुप कौन सा है, ये इसका हेड बनाएगा, कौन सा, फोस्फोसीरीन इसका हेड बनाएगा। और ये जो DAG है, डैग, ये क्या है, इसकी टेल है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है, जो ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन है ना, ये जो अपनी मेम्ब्रेन लिपिड होता है, मोस्टली इसके जो इनर साइड होता है, जो ये साइटोप्लाज्म को फेस कर रही होते हैं ना, उस साइड ज़्यादा मिलता है ये। लेकिन जब जो डाइंग सेल होती है अपनी बॉडी में, जिस जो एपोप्टोसिस पे जाने वाली होती है, उसमें ये ज़्यादातर कहाँ मिलता है, बाहर की साइड मिलता है, यानी हेड रीजन की साइड ज़्यादा मिलता है। इसका सीधा सीधा ये मतलब बनता है कि जो एपोप्टोटिक सेल एक सिग्नल होता है ना उनके लिए कि आपको अब डाई होना है, तो उसमें भी ये यूज़ होता है किसका, फोस्फोटिडाइल सीरीन का। वो किस तरीके से, क्योंकि अगर आपको सीधा एप्लीकेशन में क्वेश्चन लिखा है कि है ना, एक सेल है मेरे पास और उसमें जो फोस्फेटिडाइल सीरीन है ना, वो बाहर की साइड ज़्यादा है, जो बाहर की साइड है, ये अंदर की साइड साइटोप्लाज्म की साइड होता है यूजुअली ये ज़्यादा। और अगर मैं कहूँ कि बाहर की साइड इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेल मरने वाला है। ये कौन सा सेल है, डाइंग सेल है। इसे ईट मी सिग्नल भी बोलते हैं, भाई मुझे खा जाओ आके, मैं तो मरने वाला हूँ, ठीक है। जो हम थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, थर्ड हम पढ़ेंगे फोस्फेटिडाइल इथेनोलामीन, इथेनोल अमीन। इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि 2 कार्बन जिसके पास क्या है, OH, और अमीन यानी कि ये अमाइन ग्रुप बना दिया। तो ये किसकी स्ट्रक्चर होगी, फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन की। वही सेम स्ट्रक्चर बनेगी। इस पर कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। और जो अपना इसका पूरा ये स्ट्रक्चर है, इसके पास कितना है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फैटी एसिड, यहाँ फोस्फेट है, फोस्फेट के साथ PEA, फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमीन लिंक है, ठीक है। इसके पास चार्ज है +1, इसके पास है -1, तो ओवरऑल इस पे चार्ज कितना हो गया, 0। और इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप है वो कौन सा है, वो है फोस्फो इथेनॉल अमीन, फोस्फो इथेनॉल अमीन, ठीक है। और ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है, 0 चार्ज है। अब इसके पास कितनी एस्टर लिंकेज है पूछ लूँ तो मैं, 2 एस्टर लिंकेज है, और एक क्या है, एक फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे PIP2 के बारे में। PIP2 यानी कि फोस्फोटिडाइल आइनोसिटोल फोस्फेट, फोस्फेट यानी डाइफोस्फेट है, इसमें 4 और 5 पे फोस्फेट प्रेजेंट होता है। ये क्या होती है, आइनोसिटोल की स्ट्रक्चर होती है। आइनोसिटोल एक राइबो शुगर होती है और कुछ नहीं होता। 4 और 5th नंबर पे इसके फोस्फेट ग्रुप ऐड है। अब देखो इसका चार्ज है -1, इनका -2 और -2 होना चाहिए, क्योंकि एक एक लिंकेज है इनकी, 2 तो इनकी फ्री हैं। लेकिन इन दोनों में से जो फोस्फेट होती है वो क्या करती है, हाइड्रोजन आयन अटैच एक्सेप्ट कर लेती है, चाहे ये करो चाहे ये करो। हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करने से एक का चार्ज क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। मान लो इस कर ली तो इसका रह गया -1, तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2 -1 -1 कितने हो गए, -4। तो इसका ओवरऑल चार्ज कितना है, -4। दोबारा ध्यान से सुनो, जो फोस्फेट होती है वो लिंकेज है किससे किससे लिंक है, आइनोसिटोल से। आइनोसिटोल एक शुगर होती है, राइबो शुगर। इसमें क्या हुआ कि जो इसका 4 और 5th नंबर है, 4th और 5th है, इनके पास क्या है, एक एक फोस्फेट अटैच है, ये 5th है ये 4th है। इनके पास क्या है, एक एक शुगर अटैच, एक एक फोस्फेट अटैच है। जो फोस्फेट है अगर एक लिंकेज में है तो उसके बाद -2 चार्ज बचा। लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक फोस्फेट है जो उसमें पीएच में से हाइड्रोजन आयंस अटैच कर लेती है अपने साथ, यानी कि प्रोटॉन ले लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है। उसकी वजह से एक के पास चार्ज बच जाएगा -1, दूसरे के पास -2 ही रहेगा, और इसके पास है -1। तो ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -2 -1 कितना हो गया, -4 चार्ज, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका ये जो ये है, ये तो हो गया डैग,
और इसे ये हो गया 3, इसमें फॉस्फेट होगी ना, तो ये बन गया IP3 आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट स्ट्रक्चर। तो इसका जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो कौन सा है, IP3, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो कौन सी है, डैग। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन का दूसरा नाम होता है डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरोल, डाइफॉस्फेटाइल ग्लिसरोल। ऐसा क्यों नेम किया इसमें, क्योंकि जो एक ग्लिसरोल है वही दो फैटी एसिड्स यानी कि दो डैग को अटैच करता है। किस वे में, ये देखो, वही हो गया ग्लिसरोल, देखो किसकी स्ट्रक्चर है, कार्डियोलिपिन की। डाइफॉस्फेटाइल बोला था मैंने, यानी कि दो ऐसे फोस्फेटिडिक एसिड, ये देखो ये रहे, और दोनों के फोस्फेट किससे लिंक है, एक ही ग्लिसरोल है उससे दोनों के फोस्फेट लिंक है। ये अपनी बॉडी में नहीं मिलता, अपनी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ ये इनर मेम्ब्रेन में मिलता है, किसकी, माइटोकॉन्ड्रिया की। और बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स है उसमें अबंडेंट उसमें प्रेजेंट होता है। इसका चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे, इस फोस्फेट का -1, इस फोस्फेट का -1, कितना हो गया ओवरऑल, -2। ठीक है, अगर ये अपनी बॉडी में कभी भी एक्सपोज किया जाए तो इसे एज एन एंटीजन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि ये अपने रेस्क्यू सेल्स को कभी भी एक्सपोज नहीं हुआ है। ओके, अब हमने पढ़ लिया 5 ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के। इसमें हमने उनके चार्जेस के बारे में पढ़ा, उनकी स्ट्रक्चर देख ली। बस आपको इनके चार्जेस याद रखने हैं और यूं याद रखना है कि उसका हाइड्रोफिलिक हेड कौन सा है और उसकी हाइड्रोफोबिक टेल कौन सी है। और फोस्फेटिडिल सीरीन वैसे तो इनर साइड मिलता है, लेकिन वो बाहर की साइड कब मिलता है, जब ईट में सिग्नल देना हो, जब वो उसकी एपोप्टोसिस करवानी हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे कुछ इथर लिंक्ड ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के बारे में। एस्टर लिंक थे ये सारे, ये देखो एक एस्टर और ये क्या हो गया, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अबाउट इथर लिंक, किसके बारे में, इथर लिंक्ड ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स के बारे में। एस्ट्रो में तो एक कार्बन का डबल बॉन्ड होना था, वो एसिड की फॉर्म में था ना, जैसे ये ऑक्सीजन और ये आगे कुछ भी हो, मान लो OH था, तो ये कौन सा बॉन्ड कंसीडर कर रहे थे हम, एस्ट्रो बॉन्ड कंसीडर कर रहे थे। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास क्या था, एक डबल बॉन्ड था। लेकिन इथर में क्या होता है कि दो कार्बन लिंक है, लेकिन इन दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है, डबल बॉन्ड होता ही नहीं है, इस वे में होता है। ये कौन सा लिंकेज होगी, ये इथर लिंक्ड होगी। यूजुअली हर एक में एस्ट्रो बॉन्ड मिलता है, लेकिन 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें ईथर बॉन्ड देखने को मिलेगा। एक तो आर्के बैक्टीरिया में, आर्के बैक्टीरिया का तो ओवरऑल केस ही हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। और अपनी बॉडी में 2 जगह और मिलता है, एक होता है प्लाज्मोजेंस में और एक होता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एथर लिंकेज समझ में आ गई कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे ये किस किस में मिलता है, एक तो आर्के बैक्टीरिया में, और अपनी बॉडी में 2 जगह ये मिलता है, किस में, एक तो पैफ, पैफ यानी कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, और एक ये मिलता है प्लाज्मोजेंस में। अब इन दोनों अच्छे से कर लेते हैं क्या। ये स्ट्रक्चर बनी हुई है प्लाज्मोजेंस की और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर की। इन दोनों में जो बॉन्डिंग है तो वो किससे है, ये जो है ये ईथर लिंक्ड है, एस्टर बॉन्डिंग नहीं है, ये ईथर लिंक्ड बॉन्डिंग है। ये कैसे पता चला, जो एस्टर था उसमें जो कार्बन था जिसके साथ वो बॉन्डिंग हुई है वो क्या होना चाहिए, डबल बॉन्डेड था, या फिर एसिड के साथ जब ऑक्सीजन लिंक था, ये बात थी ना सिंपली। तो लेकिन इसमें तो ना तो कोई एसिड लिंक है, ठीक है, और ना ही इसमें जरूरी की डबल बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है नहीं, चलो यहाँ पे तो है, कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड हो भी सकता है या ना भी हो। तो ये कौन सी बॉन्डिंग है, ये इथर बॉन्डिंग है। कौन सी बॉन्डिंग को इथर बोलेंगे, COC वाली, जिसमें सी अगले किसी भी सी के पास डबल बॉन्ड होना जरूरी नहीं है। सबसे पहले देखो प्लाज्मोजेंस में, प्लाज्मोजेंस में जो एस्ट्रो बॉन्ड, तो यहाँ ये तो एस्ट्रो बॉन्ड हो गया, देखो इस कार्बन के बाद तो डबल बॉन्ड है, ये तो हो गया एस्ट्रो बॉन्ड। ये फोस्फेट 2 से लिंक है, ये हो गया फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और ये वाला हो गया ईथर बॉन्ड। तो इसमें एक ईथर बॉन्ड है, एक एस्ट्रो बॉन्ड है और एक फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, और जो इसमें ये एक्स है, ये एक्स क्या क्या हो सकता है, ये एक्स कोलिन भी हो सकता है, सीरीन भी हो सकता है, और इथेनोलोमाइन भी हो सकता है, इथेनोल अमाइन। ठीक है, तो और ये मेनली कहाँ मिलता है, ये अपने ह्यूमन ब्रेन में बहुत अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक, प्लाज्मोजेंस के बारे में आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इसमें एक एस्टर बॉन्ड है, एक फोस्फोडाइएस्टर है और एक एथर बॉन्ड है। ठीक है,
जो पैफ है यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसके पास क्या होता है, एक तो अल्काइल चेन होती है फर्स्ट कार्बन पे, और जो सेकंड कार्बन है उस पे एसीटेट होता है। एसीटेट क्या होता है, एसीटेट आयन मैंने पिछले वाले में भी आपको बनाना सिखाया था कि बस एक, इसको क्या बोलते हैं, ये एक एसीटेट आयन होता है। तो ये लिंक्ड है थ्रू ईस्टर बॉन्ड, और ईथर बॉन्ड से लिंक है एक अल्काइल चेन ग्लिसरॉल के साथ, ठीक है। और इसमें जो पोलर हेड ग्रुप होता है वो हमेशा क्या होता है, कोलिन, क्योंकि देखो ये सारा तो टेल में आएगा ना, ये वाला पार्ट तो सिर्फ ये वाला जो बचा, ये वाला, ये क्या है, ये इसका हेड होएगा, और हमेशा क्या होता है इसमें कोलिन ही अटैच होता है। और ये कहाँ रिलीज होता है, ये ल्यूकोसाइट्स वगैरह रिलीज करती हैं इसको, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को, ठीक है। ब्लड प्लेटलेट की एग्रीगेशन या क्लोटिंग वगैरह में इसका यूज होता है, और ये अबंडेंट होता है ह्यूमन ब्रेन में। बस आपको इतना पता होना चाहिए, जो प्लाज्मोजेंस और प्लेटलेट एक्टिविटी फैक्टर है, ये उन एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं जिनमें एस्टर बॉन्ड की जगह इथर बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एक तो आर्के बैक्टीरिया है, उसका केस हम लास्ट में स्टडी करेंगे, और जो दो केस है प्लाज्मोजेंस और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, वो आगे आपके शो किए हुए हैं। इसमें एक इथर, एक एस्टर, एक फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, वही सेम इसमें एक इथर, एक एस्टर और एक फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। इसमें तो एक्स कोलिन, सीरीन और इथेनोलोमाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये कोलिन नहीं होगा, ये ल्यूकोसाइट्स में मिलेगा, और ये ह्यूमन ब्रेन में अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ना, ये हमारे लीवर, स्मूथ मसल्स और हार्ट वगैरह में भी इसका रोल है। वहाँ के ये क्या करता है कि इन्फ्लेमेशन में या फिर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में ये हेल्प करता है, कौन सा, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है। और बस एक बात और याद रखनी है आपने कि ये जो एसीटेट आयन है, इसकी प्रेजेंस, जो ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ना, पैफ, इसको वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल बनाती है एज कम्पेयर टू प्लाज्मोजेंस, एंड जो बाकी अपने पीछे पड़े हैं सारे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, उनके कंपेयर में सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल कौन सा है, पैफ। और वो क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसीटेट आयन। तो हमने फोस्फोलिपिड्स में पहले ग्लिसरोफोस्फोलिपिड स्टडी कर लिए हैं, उसमें हमने पढ़ा फोस्फोटिडाइल कोलिन के बारे में, उस पर क्या चार्ज होता है, उस पर नेट चार्ज 0 था। ऐसी सीरीन के बारे में, ऐसी इथेनोलोमाइन, PIP2 और कार्डियोलिपिन। कार्डियोलिपिन में एक बात याद रखने वाली ये थी कि वो जो उसमें एज एन एंटीजन अपनी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, तो अपनी बॉडी उससे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती। और कार्डियोलिपिन की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर याद कर लेना, ठीक है। और आगे इथर लिंकेज में मैंने 3 केसेस बताए थे, एक तो था आर्के बैक्टीरिया का, जो आर्के बैक्टीरिया का केस है वो बिल्कुल लास्ट में हम स्टडी करेंगे, कि उसमें उस 2-3 एक्सेप्शंस और हैं, वो इकट्ठे पढ़ लेंगे, प्लाज्मोजेंस और पैफ का, ठीक है। पैफ के बारे में, एक तो ये सबसे ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, सारे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में सबसे ज़्यादा सोल्यूबल यही है। और वो क्यों है, क्योंकि एसीटेट आयन प्रेजेंस है, चार्ज होता है ना, तो वो हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में कंसीडर किया जाता है, इसलिए वाटर में सोल्यूबल है। और हाइड्रोफिलिक हेड की तरह कौन से यूज हुए हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल कौन सी है, ये आपको ग्रुप पता होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे अबाउट जो सेकंड फोस्फोलिपिड्स थे हमारे, स्फिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ लेंगे। पहले स्फिंगोसिन वगैरह स्ट्रक्चर देख लेंगे, फिर जो स्फिंगोलिपिड्स थे वो 2 में कैटेगराइज थे, एक फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स था, एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स था। तो पहले फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले देखते हैं स्फिंगोलिपिड्स क्या होता है। तो स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो लिपिड है अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट थे वो पिछले थे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स वाले, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। और ये किससे बने होते हैं, ये इनका जो पेरेंट कंपाउंड होता है वो होता है सेरेमाइड, और ये सेरेमाइड बनता है स्फिंगोसिन से। कैसे बनता है, पहले स्फिंगोसिन देखो क्या होता है। जो स्फिंगोसिन है कुछ भी नहीं है, ये एक 18 कार्बन की अमाइनो एल्कोहल है, 18 कार्बन की अमाइनो एल्कोहल है, जिसकी पहली 3 कार्बन ग्लिसरॉल जैसी होती हैं। सिर्फ इतनी बात याद रखना, ठीक है। जो इसकी फर्स्ट 3 कार्बन है वो कैसी होती हैं, लाइक ग्लिसरॉल होती हैं। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जो कार्बन होती है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये 3-4 बातें याद रखनी है बस आप इसके बारे में, बाकी और सब आसान है बस। 18 कार्बन के अमीनो अल्कोहल बना लोगे, और उसके जो पहले 3 कार्बन है ग्लिसरॉल जैसे दिखा देना, मतलब उन्हें OH दे देना, और जो फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है उनके बीच में डबल बॉन्ड। बस ये स्ट्रक्चर है इसकी, देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये फर्स्ट कार्बन, ठीक है, इसको दे दो OH, ये हो गया 1 2, और H2 दो यहाँ पे। आगे लिखो, फिर सेकंड CH, इसको भी, इसको ये कैसी बनानी है हमने, ग्लिसरॉल जैसी, इसको भी OH दो।
ये थर्ड बनाओ, 1 2 3 यहाँ पे 2 लिखो, ये होगी OH। ठीक है, ये 3 कार्बन बना दी मैंने, जो सी कैसी है, ग्लिसरॉल जैसी। अब ये कितने कार्बन की है, 18 कार्बन की होती है, तो ये थर्ड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में बना दो डबल बॉन्ड। ठीक है, अब आगे है, मैंने डायरेक्टली 12 कार्बन की ऐसे लिख दी, और ये हो गया CH3। देखो 12 13 14 15 16 17 18, 18 कार्बन होगी। पहले 3 कैसी हैं, ग्लिसरॉल जैसी हैं। बस अब इसमें क्या करना है कि ये जो H है इसको रिमूव कर दो, यहाँ पे लिख दो X, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपाउंड आके ऐड हो सकता है। जैसे ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में किया था ना, वैसे ही हम यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड बना रहे हैं। OH भी किसी में यूज होता होगा, जो एक स्ट्रक्चर अभी बताऊंगा आगे, उसमें OH होता है। यहाँ पे लिख दो X, H काट के लिख दिया X। जो सेकंड है, यहाँ पे उसमें क्या करेंगे हम, OH काट देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एक, रुको 1 मिनट, आप पहले ना ये स्ट्रक्चर नोट करो, CH2OH, यहाँ पे X ही लिख लो, चलो कोई नहीं। तो ये तो किसकी स्ट्रक्चर हो गया, स्फिंगोसिन हो गया एक। अब स्फिंगोसिन से हम बनाएंगे सेरेमाइड। ठीक है, क्या बनाएंगे, सेरेमाइड, क्योंकि सेरेमाइड क्या है, यहाँ पे पेरेंट कंपाउंड है जिससे हम सारी स्ट्रक्चर डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर क्या होगी, 18 कार्बन, जिसमें कि पहले 3 कैसी हैं, ये देखो पहले 3 कैसी हैं, ग्लिसरॉल जैसी हैं। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड है। बस इतनी स्ट्रक्चर याद रखना। अब सेरेमाइड में क्या करना है हमें, सेरेमाइड बनाने के लिए बस जो ये इसकी सेकंड कार्बन है ना, इससे एन अमाइड ग्रुप, एन से मतलब कि एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है, पेप्टाइड या फिर अमाइड बॉन्ड बनाएंगे हम एक। ठीक है, जो कि फैटी एसिड को लिंक करेगा। तो एक फैटी एसिड लिंक करना है सेकंड कार्बन से, वो किस बॉन्ड के थ्रू, अमाइड बॉन्ड के थ्रू, मतलब कि एन लगाना है बॉन्ड में। ओ से लिंक कर रहे थे पीछे, ठीक है, तो एस्टर बॉन्ड बन रहा था। यहाँ पे किससे, एन से लिंक कर रहे हैं, तो एन से लिंक करने वाले बॉन्ड को क्या कहते हैं, अमाइड बॉन्ड। ठीक है, चलो भाई ये देखो, OX, एक्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एन से हमने क्या किया है, ये देखो, ये मैंने कर दिया एक फैटी एसिड लिंक, कितनी भी कार्बन का हो सकता है ये, आगे कर दिया। वैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कार्बन की बना दी मैंने। ठीक है, तो ये 14 कार्बन का है एक, कितने का भी हो सकता है, मैंने यहाँ 14 का बनाया है। अच्छा, और इसमें यहाँ पे कर दो OH, इसका OH कहाँ गया, ये हो जाएगा यहाँ पे OH। ठीक है, बस, तो ये क्या स्ट्रक्चर बन गई, ये सेरेमाइड बन गया। देखो ये थी स्फिंगोसिन, जिसमें क्या था कि है ना, एक 18 कार्बन की लॉन्ग चेन थी, जिसमें जो पहले 3 कार्बन थे ना वो ग्लिसरॉल जैसे थे, तो उन्हें OH दे दिया मैंने। और जो फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड था, सेम मैंने ऐसा बना दिया। अब मैंने इसे आगे कन्वर्ट करना था स्फिंगोसिन को सेरेमाइड में, क्योंकि सेरेमाइड ही जो है पेरेंट कंपाउंड है जिससे अगले सारे डेरिवेटिव बनेंगे। तो सेरेमाइड बनाने के लिए क्या किया, जो सेकंड कार्बन थी उसके साथ क्या कर दिया, फैटी एसिड लिंक कर दिया, लेकिन वो एस्टर बॉन्ड के थ्रू लिंक नहीं था, वो एमाइड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक था। तो अगर लिंक के थ्रू पेप्टाइड और एमाइड बॉन्ड है, तो O की जगह क्या लग जाएगा यहाँ पे, N। अगर S लगा हो तो थायोएस्टर बॉन्ड आता है, क्या बोलते हैं उसे, थायोएस्टर। अगर यहाँ पे S लगा देती ना, तो ये बॉन्ड था थायोएस्टर बॉन्ड। सिंपल O लगा तो एस्टर बॉन्ड था, और अब N लगा तो ये एमाइड बॉन्ड है। ठीक है, और बाकी स्ट्रक्चर इसकी सेम रखी है। तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई, इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्फिंगोसिन के डेरिवेटिव सेरेमाइड की। ठीक है, जो कि एज अ पेरेंट कंपाउंड काम करेगा। इसकी वैसे रफली अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे पहले तो ग्लिसरॉल लिखते आए थे ना पीछे, अब ये है स्फिंगोसिन। ठीक है, जिसमें एक फैटी एसिड लिंक है थ्रू एन बॉन्ड, और एक यहाँ पे है OH। OH की जगह मतलब O, यहाँ पे तो H लिख दिया तो ये सेरेमाइड हो गया। अगर H हटा के है कोई भी कंपाउंड लिख दूं, जैसे कि मैं लिख दूं ग्लूकोज वगैरह, ग्लूकोज लिख दिया तो ये ग्लूकोज फिंगोलिपिड बन जाएगा। ठीक है, अब ये सेरेमाइड है, अब मैं यहाँ पे लिख दूं H हटा के, मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्लूकोज, तो ये बन जाएगा ग्लूको स्फिंगोलिपिड। ओके, चलो खास बात ये नोट कर लेना, इसमें सिर्फ एक ही फैटी एसिड है। पिछले वाले में कितने फैटी एसिड थे, 2 फैटी एसिड थे। स्ट्रक्चर दोबारा ये वाली ध्यान से देख लो, क्या किया है, 18 कार्बन की जो वो थी ना लॉन्ग चेन, उसमें बस सेकंड कार्बन पे क्या कर दिया, अमाइड लिंकेज के थ्रू एक फैटी एसिड लगा दिया, तो ये क्या बन गया, सेरेमाइड बन गया। और ये सेरेमाइड ही एज अ डेरिवेटिव यूज होएगा आगे जितनी भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे।
अब जो स्फिंगोलिपिड्स हम पढ़ रहे थे, ये स्फिंगोलिपिड्स के दो पार्ट में हम इसे स्टडी करेंगे। एक तो फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स में और एक ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में। एक होते हैं फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स, नाम से पता चल रहा है इसमें कोई फोस्फेट का रोल आएगा, ठीक है। ग्लाइको वाले में ग्लूकोज वगैरह का आएगा, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं अबाउट फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स में जिसमें जो सेरामाइड है एक पेरेंट कंपाउंड की तरह यूज होएगा, जो स्फिंगोसाइन से डेरिवेट हुआ है, और बस आपको उसकी स्ट्रक्चर याद रखनी है, ठीक है। सिंपल 18 कार्बन की एक अमाइनो एल्कोहल है, जो कि एन बॉन्ड के थ्रू अगर उसमें फैटी एसिड लगा दे तो वो सेरामाइड बन जाती है, ठीक है। जो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे फोस्फोस्फिंगो लिपिड्स में। पहले पढ़ेंगे फोस्फोस्फिंगोकोलिन और दूसरी पढ़ेंगे फोस्फोस्फिंगो इथेनोलोमेन। जैसे फोस्फोस्फिंगो लिपिड्स में पहले पढ़ेंगे हम इथेनोल अमाइन, ठीक है, और दूसरी पढ़ेंगे फोस्फोस्फिंगोकोलिन। अब देखो, सिंपल सी पहली बात तो इनमें आपको एक बात तो ये समझ में आ गई कि इनमें हेड ग्रुप कौन सा होएगा। हेड होएगा इनमें फोस्फोराइलेटेड ग्रुप होएगा, या तो फोस्फोराइलेटेड इथेनॉल अमाइन होएगा या फिर फोस्फोराइलेटेड कोलिन होएगा। हेड ग्रुप तो यही रहेंगे जैसे हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे। बस इसमें क्या होएगा कि वहां पे तो फोस्फेट किस पे अटैच था, ग्लिसरोलिपिड्स थे वहां पे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्फिंगोलिपिड्स है। वहां तो ग्लिसरॉल वाली स्ट्रक्चर थी, यहाँ पे स्फिंगोलिपिड्स वाली स्ट्रक्चर है। ग्लिसरोलिपिड्स में दो फैटी एसिड थे जो एस्टर बॉन्ड के थ्रू लिंक थे, इथर बॉन्ड के थ्रू सिर्फ एक्सेप्शन में पढ़े थे, वो बता दिए थे। और जो स्फिंगोलिपिड्स है, इसमें जो फोस्फेट है किससे अटैच है, स्फिंगोसाइन या फिर सेरेमाइड से अटैच है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा दोनों कहाँ मिलते हैं, ये अपने नर्वस सिस्टम में सबसे ज्यादा मिलते हैं, न्यूरॉन्स में, ठीक है। और इन दोनों को स्फिंगोमाइलिन्स भी बोलते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों का, इन दोनों के ऑप्शन में लिया मिलेगा कि बताओ स्फिंगोमाइलिन्स कौन से हैं इनमें से। स्फिंगोमाइलिन्स मतलब कि जो माइलिन शीट नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं उसमें मिले, तो उसमें कौन से मिलते हैं, एक तो इथेनोलामाइन और एक कोलिन, ठीक है। ये दोनों कैसे होते हैं, न्यूट्रल चार्ज होता है। ब्रेन में कोई वहां पे चार्ज वगैरह करके गड़बड़ सिस्टम नहीं करना है, तो दोनों न्यूट्रल चार्ज होते हैं। और इनकी लिंकेज कौन सी लिंकेज से सेरामाइड से अटैच होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, थ्रू फोस्फेट है, तो एक फोस्फेट तो डायरेक्टली सेरामाइड से लिंक और एक इनसे लिंक, तो फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाता है। देखो कैसे, ये देखो स्फिंगोसिन, और यहाँ पे है फैटी एसिड, ये हो गया फोस्फेट, फोस्फेट से कोलिन, ठीक है। ये तो स्ट्रक्चर है किसकी, सेरेमाइड की। ये कौन सी लिंकेज है, ये एस्टर लिंकेज है। और ये वाली कौन सी, ये भी फोस्फोएस्टर है, ये फोस्फोएस्टर, दो फोस्फोएस्टर हो गया, यानी फोस्फोडाइएस्टर। तो हेड में कौन सी लिंकेज है, फोस्फो, ये हेड में, ये वाला पार्ट भी हेड में आएगा, ये फोस्फेट हेड में आएगा, ठीक है, फोस्फो डाइएस्टर लिंकेज। और हेड पार्ट को बोलेंगे फोस्फो कोलिन, और जो बाकी बचा हुआ पार्ट है ये सेरामाइड है। ये किस में आ गया, टेल पार्ट हो गया, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है। और सेम ऐसी इथेनोलोमाइन के लिए बनाएंगे, इथेनोलमाइन, परेशान कर दिया वर्ड ने। स्फिंगो सीन में ये आएगा, ये भी फैटी एसिड हो गया, और ये हो गया फोस्फेट, और यहाँ पे हो गया इथेनॉल अमाइन, ठीक है। तो ये दोनों, ये कौन सा हो गया, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, अबंडेंट अमाउंट में ब्रेन में प्रेजेंट है, न्यूट्रल इनका क्या है, चार्ज है, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया स्फिंगोलिपिड्स की पहली क्लास के बारे में, स्फिंगोलिपिड्स, बस कुछ भी नहीं था। देखो फोस्फेट वाले दोनों हो गए हैं, ग्लिसरो वाले भी हो गए और ये स्फिंगो वाले भी हो गए। अब हम पढ़ेंगे स्फिंगो की कौन सी क्लास के बारे में, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रक्चरल कम है और याद करने का ज़्यादा है ग्लाइको वाले में। फोस्फेट वाले में आपको क्या है, थोड़ी थोड़ी एक की स्ट्रक्चर आती है तो आप फटाफट बना लोगे, सिंपल ही है, याद करने का भी कम ही था। चलो अब सिंपल सा क्वेश्चन पूछो, स्फिंगोमाइलिन्स कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं, जो फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स होते हैं ना दोनों, कोलिन वाला और इथेनॉल अमाइन वाला, तो वो दोनों क्या होते हैं, स्फिंगोमाइलिन्स के अंदर कैटेगराइज होते हैं, यानी ये ए और ये बी, तो स्फिंगोमाइलिन्स ए प्लस बी को बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के बारे में। सबसे पहला जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ेंगे सेरेब्रोसाइट्स के बारे में। जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स होता है, इनके जो पोलर हेड ग्रुप होता है, जो हेड ग्रुप है, जैसे पीछे तो हम फोस्फेट वाला पढ़ते आ रहे थे, फोस्फेट का जोन सा भी ग्रुप अटैच होएगा ना, वही हेड में कंसीडर कर रहे थे। और इसमें जो हेड ग्रुप होता है उसमें शुगर होती है, ग्लाइको
ये शुगर के लिए ही है वर्ड, ठीक है। और शुगर एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। और इनकी खास बात यह है कि हमेशा जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उस साइड ज्यादा मिलते हैं। आउटर जो फेस होता है मेम्ब्रेन का, उस साइड ये ज्यादा मिलते हैं। और इनर फेस पे ज्यादा मिलने वाला कौन सा था? पीएस, ईट में सिग्नल देने वाला, फोस्फेटिडाइल सीरीन वाला, ठीक है। इसे 3 में क्लासिफाई करके हम पढ़ेंगे, ग्लोबोसाइट्स, गैंग्लियोसाइट्स एंड अनदर इज सेरेब्रोसाइट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे सेरेब्रोसाइट्स के बारे में, से उल्टा पढ़ेंगे। जो सेरेब्रोसाइट्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ग्लूकोज सेरेमाइड से लिंक है। सिंपल स्ट्रक्चर, सबसे सिंपलेस्ट। ये देखो सेरेमाइड बना रही हूँ मैं। सेरेमाइड में यहाँ क्या होता है? स्फिंगोसिन, स्फिंगोसाइन बोल लो, स्फिंगोसाइन, ठीक है। ये हो गया फैटी एसिड। और ये जो यहाँ पे लिंकेज थी OH की, उसकी ये देखो, ये सारी किसकी स्ट्रक्चर होगी? सेरेमाइड की। यहाँ पे आ गया ग्लूकोज, क्या आ गया? ग्लूकोज, ठीक है। किसकी स्ट्रक्चर है? सेरेब्रोसाइट्स की स्ट्रक्चर है। और है ना, जो ये वाला है ये ब्रेन में नहीं मिलेगा, इसका रीजन भी आगे बताऊंगी अगले वाले में। तो सेरेब्रोसाइट्स ये देख लो ध्यान से, ये ब्रेन में नहीं मिलेगा, ऐसा बोला मैंने, ब्रेन में मिलेगा नहीं, ब्रेन में नहीं मिलेगा। स्फिंगोसिन, फैटी एसिड और सिर्फ एक ग्लूकोज लिंक हो तो वो क्या होगी? सेरेब्रोसाइड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट गैंग्लियोसाइड्स। जो ब्रेन में अगर ये प्रेजेंट होंगे सेरेब्रोसाइड्स, तो उनके साथ ग्लूकोज अटैच नहीं होती, वहां पे क्या अटैच होती है? वहां गैलेक्टोज अटैच होती है। क्योंकि जो अपना ब्रेन है ना, वो ओनली किस फॉर्म में शुगर एक्सेप्ट करता है? वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज की फॉर्म एक्सेप्ट करता है। और अगर मान लो बाय चांस वहां पे शुगर की कमी होगी तो दिमाग अपनी ही ब्रेन खाने, अपनी ही मेम्ब्रेन खाने लग जाएगा। इसलिए वहां पे कभी भी सेरेब्रोसाइट्स में वो एक सिंगल ग्लूकोज का मोलिक्यूल होता है ना, वो नहीं मिलता। ग्लूकोज की जगह क्या प्रेजेंट होता है? गैलेक्टोज। ग्लूकोज इज रिप्लेस्ड बाय गैलेक्टोज इन ब्रेन और न्यूरल टिश्यूज, बिकॉज क्योंकि जो ब्रेन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वो शुगर की फॉर्म कौन सी एक्सेप्ट करता है? वो अपने अंदर ग्लूकोज वाली, ठीक है। एक बात और है कि जो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स है ना, इसमें जो भी हम एक्स्ट्रा ग्रुप ऐड कर रहे हैं, जो शुगर ऐड कर रहे हैं, वो कार्बन 1 से अटैच है। क्योंकि याद रखना, जब हमने वो स्ट्रक्चर बनाई थी स्फिंगोलिपिड्स वाली, स्फिंगोसिन की स्ट्रक्चर बनाई थी, उसमें जो कार्बन 1 थी उसी के पास OH था ना, तो उसी OH को रिप्लेस होकर वहां पे ग्रुप लग रहे थे। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कार्बन 1 ऑफ सेरामाइड से अटैच होती है जो भी चीजें अटैच हो रही हैं। जैसे गैलेक्टोज ब्रेन वाले सेल्स में, न्यूरल टिश्यूज में, और बाकी वालों में ग्लूकोज, तो वो किससे अटैच हो रही है? कार्बन 1 से। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं अबाउट ग्लोबोसाइड्स। ग्लोबोसाइड्स में क्या होता है कि ओलिगोसैक्राइड्स, यानी कि ज्यादा शुगर अटैच होते हैं, किससे? अपने जो सेरामाइड स्ट्रक्चर है, सेरामाइड की स्ट्रक्चर बस ये याद रखना, बारी बारी नहीं बनाई जाएगी। स्फिंगोसाइन, यहाँ एक फैटी एसिड है जो कि अमाइड लिंकेज में है, और यहाँ पे हमने ओलिगोसैक्राइड यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर अटैच कर दी, ठीक है। और ये जो ग्लोबोसाइड्स है ना, ग्लोबोसाइड्स ग्लोबली ऐसे याद कर सकते हो कि ग्लोबली क्या है? ब्लड ग्रुप ग्लोबली होता है ना सारे उस पे, तो उस यानी कि ब्लड ग्रुप एंटीजन भी होते हैं। ABO जो ब्लड ग्रुप होता है अपना, वो इसी के थ्रू स्पेसिफाई होता है। तो अगर आपसे कभी भी कोई पूछे ना जो ये ABO एंटीजन अपने ब्लड ग्रुप पे हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, नो, दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट, दे आर ग्लोबोसाइड्स, जो कि सेरेमाइड से ओलिगोसैकेराइड्स की फॉर्म में अटैच है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले तो एक एच एंटीजन बनता है, जिसके फिर आगे अगर A है तो कुछ और शुगर ऐड होगी, और B है तो कुछ और शुगर ऐड होगी। किस वे में बोला? ये जो ओलिगोसैकेराइड है इसकी स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं। ये ओलिगोसैकेराइड कौन सा होएगा? पहला होएगा ग्लूकोज, फिर गैलेक्टोज, फिर ग्लूकोज एंड एसिटाइल, फिर आएगा गैलेक्टोज, और यहाँ होगी फ्यूकोज। सिर्फ पहले इतना अटैच होता है, ये वाला तो सभी में मिलता है, ये वाला ही तो, ठीक है। ये ओलिगोसैकेराइड की स्ट्रक्चर है, ये तो सभी में मिलता है, ये O वाले में भी मिलेगा। फिर इसके बाद हम करेंगे A में। A वाले में क्या होएगा? इस गैलेक्टोज के आगे यहाँ पे बस एक और ऐड हो जाएगी, वो होगी गैलेक्टोज एंड एसिटाइल अमीन, ठीक है। किस में अटैच होगी ये? एंटीजन A में। अगर ये ऐड होगी तो A बन गया। और अगर इस गैलेक्टोज के बाद यहाँ पे एक और गैलेक्टोज आ गई तो ये हो गया B, और अगर कुछ भी नहीं है, ये खाली है, तो ये हो गया O, ठीक है। ये वाली तो सब में मिलेगी। ये H एंटीजन के उसमें इसको रिप्रेजेंट करता है, H एंटीजन मतलब इसे लगाने का काम करता है, वो आगे करेंगे हम, ये भी आएगा। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड एसिटाइलमीन, गैलेक्टोज, और ये फ्यूकोज, ठीक है। ये
और अगर कुछ भी ना अटैच हो तो ओ, अगर इसके बाद गैलेक्टोज के बाद गैलेक्टोज एन एसिटाइल अमीन ऐड हो तो वो ए है, और अगर गैलेक्टोज ही ऐड हो सीधी तो वो बी है। ये वे है इनको बनाने का। जब हमने दो पढ़ी हैं, एक तो ग्लोबोसाइड्स, ठीक है, और प्लस में एक सेरेब्रोसाइड्स। ये दोनों क्या है, ये दोनों, इन्हें न्यूट्रल भी बोलते हैं, न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी चार्ज नहीं था। अब जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं, थर्ड कौन सी रहेगी, गैंग्लियोसाइड्स रहेगी, जोन सी ये चार्ज कैरी करते हैं। और इनके चार्ज कैरी करने का भी एक रीजन है, क्योंकि इनके पास जो ओलिगोसैकेराइड अटैच हो रहा है ना, उसमें एक और कंपाउंड ऐड होता है, उसको बोलते हैं सियालिक एसिड या फिर एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड भी बोलते हैं इसे, या फिर सियालिक एसिड। सियालिक एसिड एक -1 चार्ज कैरी करता है, उसकी वजह से ये गैंग्लियोसाइड में है, तो उसकी वजह से जो गैंग्लियोसाइड है वो न्यूट्रल ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स नहीं बोलते, ये नॉन न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि ये चार्ज कैरी कर रहे हैं। दैट चार्ज इज बिकॉज ऑफ सियालिक एसिड। सियालिक एसिड की स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर देखेंगे गैंग्लियोसाइड्स में कैसे वो अटैच है। इसमें भी ओलिगोसैकेराइड है, जैसे ग्लोबोसाइड्स में था, ग्लोबोसाइड्स में भी ओलिगोसैकेराइड था। अब मान लो गैंग्लियोसाइड में भी तो सेम यही हो सकता है, तो इनमें और इसमें फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क सिर्फ और सिर्फ क्या डालता है, सियालिक एसिड डालता है, जो कि गैंग्लियोसाइड्स में प्रेजेंट है। अगर गैंग्लियोसाइड में एक सियालिक एसिड है तो जीएम लिखेंगे इसे, दो है तो जीडी, तीन है तो जीटी, और चार हो तो जीक्यू। तो इस वे में रिप्रेजेंटेशन होते हैं गैंग्लियोसाइड्स की। और एम मोनो डाई के लिए, ट्राई के लिए, और ये क्वाड्रा 4 के लिए। और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है, सियालिक एसिड की ही रिप्रेजेंटेशन है। सियालिक एसिड की स्ट्रक्चर देख लो, इसका नाम क्या था, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, इसी के नाम से इसकी स्ट्रक्चर बन जाए। देखो, जो पहली कार्बन है उसके पास तो एक ग्लिसरोल ऐड है, जो यहाँ पे एच और ओ एच होता है ना, वो एच रिमूव करके यहाँ पे क्या है, ग्लिसरोल है, ठीक है। और जो सेकंड है, सेकंड के पास क्या है, एन से एसिटाइल ग्रुप, यानी एसिटाइल तो मैंने आपको बता रखा ना, इसको एसिटाइल बोलते हैं, एसिटेट, वो ग्रुप लिंक है। और एक लास्ट में बस ये सीओ नेगेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, और यही इसको चार्ज दे रहा है, कौन सा, -1 का। बस ये याद रखना है आपको कि सियालिक एसिड में चार्ज -1 का कौन दे रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, और गैंग्लियोसाइड्स को चार्ज कौन दे रहा है, वो सियालिक एसिड दे रहा है। सियालिक एसिड -1 इसको चार्ज दे रहा है। अब जीएम का मतलब एक सियालिक एसिड है, जीडी का मतलब 2, जीटी का मतलब 3, जीक्यू का मतलब 4। और सियालिक एसिड की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्ट्रक्चर जरूर याद कर लेना। ये है इसकी स्ट्रक्चर सियालिक एसिड की। सेकंड पे बस एन के साथ एसिटेट ग्रुप लगा हुआ है। फर्स्ट पे क्या होता है, एक एच और ओ एच की जगह ग्लिसरोल, और एक सीओ नेगेटिव कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसके बाद प्रेजेंट है। तो न्यूट्रल पीएच पे भी इसको -1 का चार्ज दे रहा है, ठीक है। फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स पढ़ लिए, फोस्फोग्लिसरोलिपिड्स पढ़ लिए, ठीक है। ग्लिसरोस्फिंगोलिपिड्स पढ़ लिए और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स पढ़ लिए। अब बचे सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट वाले, कौन से, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड्स और ग्लिसरोग्लैक्टोलिपिड्स। दोनों एक ही के अंदर क्लासीफाई हो जाएंगे। देखो मेम्ब्रेन लिपिड्स में फोस्फोग्लाइकोस्टिरोल क्लासिफाई करे थे, फोस्फो में क्या करा था, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स, और फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स करे थे। दोनों स्टडी कर लिए हैं। जो फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स है उनके अंदर माइलिन वाले, यानी जिसमें कोलिन और इथेनॉल अमाइन आए थे, दोनों स्टडी कर लिए। इस वाले में कार्डियोलिपिन के साथ वो 5 करे थे ना, फोस्फेटिडाइल कोलिन, फोस्फेटिडाइल सीरीन, फोस्फेटिडाइल इथेनॉल अमाइन, और कार्डियोलिपिन वाले वो स्टडी करे थे। और PIP2 वो उनके चार्ज वगैरह आप ये देख लेना कौन कौन से, और उनका हेड ग्रुप कौन सा होता है। अब ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स और ग्लिसरो वाले। ग्लाइको वाले में 3 थे, सेरेब्रो, ग्लोबो और गैंग्लियो। गैंग्लियो वाले में चार्ज किसकी वजह से आ रहा था, सियालिक एसिड की वजह से। और जो पहले 2 थे वो न्यूट्रल कैरी थे, क्योंकि उनमें कोई चार्ज नहीं कैरी करा था। अब रह गया ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स और स्टिरोल वाला। पहले पढ़ लेते हैं ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स। मेनली जो होते हैं ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, ये सल्फेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, सल्फेटेड, यानी अगर ये किसी शुगर के साथ, ग्लाइको मतलब ग्लिसरॉल के साथ शुगर अटैच है, और सल्फेटेड है मतलब सल्फेट भी अटैच है। कैसे, जैसे देखो ग्लिसरॉल बना दिया, और यहाँ पे फैटी एसिड हो गया, फिर वही फैटी एसिड एक और यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज के साथ क्या अटैच है, एक सल्फेटेड ग्रुप। ये मेनली प्लांट्स में मिलता है। ये प्लांट्स का एडेप्टिव नेचर ही होता है कि वो सल्फेट जो उनके सोइल में प्रेजेंट है ना, उससे अपनी मेम्ब्रेन ही बना लेते हैं, ठीक है। ग्लिसरोग्लैक्टोलिपिड, जिसमें यहाँ पे गैलेक्टोज हो जाएगा है, और
वो उनमें जो सल्फेटेड वाले होते हैं वो सल्फोलिपिड्स भी बोल देते हैं। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट कहाँ होते हैं? बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं ग्लिसरोगैलेक्टोलिपिड्स। क्यों? ये तो हो गया ग्लाइको वाला, यहाँ पे मैंने बना दिया ग्लिसरोगैलेक्टो लिपिड्स। मैंने बोला कि जो यहाँ पे ग्लूकोज है ना उसकी जगह यहाँ पे गैलेक्टोज हो गया, बस इतना फर्क है इसमें। और ये है ना जो मोस्ट अबंडेंट लिपिड है पूरे उसमें बायोस्फीयर में वो है। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है या फिर और भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, कोई बैक्टीरिया या चाहे फंजाई, तो जो उनकी थैलाकोइड मेम्ब्रेन है ना क्लोरोप्लास्ट की, उसके अंदर ये मिलता है। अब वो तो अबंडेंटली प्रेजेंट है इन बायोस्फीयर, तो इसलिए जो बायोस्फीयर में सबसे अबंडेंट है वो यही वाला है, बायोस्फीयर में अबंडेंट में। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि इसमें क्या है, सल्फेट नहीं होता, नो सल्फेट। सल्फेट किस वाले में होता है? ग्लाइको वाले में होता है, गैलेक्टो वाले में सल्फेट नहीं होता, इसलिए कैसा है, न्यूट्रल है। और हाँ एक बात और याद रखना कि ये जो सारे के सारे गैलेक्टोलिपिड्स हैं, इसमें जो ये है ना अपना फैटी एसिड, वो कौन से होते हैं सारे? लानोलेइक एसिड वाला होता है, यानी कि ये कौन सा है, ये 18:3 वाला है। मतलब कि 18 कार्बन और 3 अनसैचुरेटेड ग्रुप, 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। दोबारा ध्यान से देख लो, एक तो जो सल्फेटेड कंटेनिंग होंगे वो सल्फोलिपिड्स होंगे, ये जैसे ये हो गया, ये सल्फोलिपिड्स कहाँ मिलेंगे? जहाँ पे सल्फेट ज़्यादा होगी सोइल में, तो वो मेम्ब्रेन में से यूज़ कर लेंगे। उसमें कौन से आए? ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में कौन से है? जिसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ सल्फेट ग्रुप अटैच था। अगर गैलेक्टोज अटैच है यहाँ पे तो वहाँ सल्फेट नहीं होगी। और ये कहाँ प्रेजेंट है? ये वाला, ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, जो कि क्लोरोप्लास्ट की होती है। और मोस्ट अबंडेंट इन बायोस्फीयर अगर कोई आपसे पूछ ले तो वो कौन सा है? ग्लिसरोगैलेक्टोलिपिड्स। ठीक है। सल्फेटेड होने की वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। और इन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये लिनोइक एसिड से डेरिवेटिव होते हैं। ओके। चलो अब हमने सारी क्लासिफिकेशन कर ली है, फोस्फो वाली भी, स्फिंगो वाली भी, ग्लाइकोग्लिसरो वाली भी। अब हम करेंगे कौन सी? अब हम पढ़ेंगे स्टीरोल्स के बारे में, स्टीरोल क्या होते हैं। अब हम देखेंगे अबाउट स्टीरोल्स। ठीक है, जो लास्ट क्लासिफिकेशन थी उसमें स्टीरोल्स रह गए थे। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है इसे बोलते हैं स्टीरोइड न्यूक्लियस। स्टीरोल्स होते क्या है, कहाँ मिलते हैं? जो स्टीरोल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में मिलते हैं, और जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइजेशन का ये काम करते हैं। ठीक है। स्टीरॉइड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ लिक्विड्स हैं, जिसमें क्या होता है, 3 6 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग होती है। यहाँ मैंने इसकी नेमिंग कर दिया है ABCD। ये कैसे होती है? हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, तो मतलब टेल के बीच में मिलेगी ना, अंदर की साइड ऐसे ये है, तो इस जगह पे मिलेगी ये, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है। अच्छा, जो A B और C है इन्हें बोलते हैं फिनेथ्रिन रिंग। क्या बोलते हैं? फिनेथ्रिन, इन्हें बोलते हैं फिनेथ्रिन रिंग, A+B+C को। और A+B+C+D जब ये चार हो जाए तो इसे बोलते हैं हम साइक्लोपेंटाथ्रिन रिंग। ठीक है। स्टीरोल हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, ये मतलब दोनों करेक्टर इसके क्यों हैं? मैंने अभी बोला था स्टीरोल वैसे बेसिकली हाइड्रोफोबिक होता है, लेकिन जो आगे हम कोलेस्ट्रोल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, अब जो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाई है ये वाली कंप्लीट है, इसे भी कंप्लीट करते हैं किसके? कोलेस्ट्रॉल की। और जो यूकैरियोट्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में होता है जो स्टीरोल होता है, और इसे मैं बोलूँगी एम्पीफैटिक इन नेचर है। मैंने एम्पीफैटिक क्यों बोला? कि जो स्टीरोइड न्यूक्लियस है ना, ये तो क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, लेकिन जो ये OH है ये इसको क्या बनाता है? ये हाइड्रोफिलिक बना देता है इसका नेचर। इसलिए जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल की स्ट्रक्चर है, कंप्लीट कर लेते हैं इसको। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगी सिर्फ और सिर्फ एक 8 कार्बन की ब्रांच हाइड्रोकार्बन आएगी। कैसे बनेगी ये? CH3 CH CH2, ये वाली यहाँ अटैच हो जाएगी ना, तो 1 2, हाँ ये 3 4 कंप्लीट। यहाँ बनेगी CH2 CH2 CH 1 2 3 4 5 6, सिक्स पे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये होगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 कार्बन की जो है ये यहाँ अटैच है इस पॉइंट पे। ठीक है। और इसमें ये OH CH3 CH3 ये प्रेजेंट है इस वे में। ये स्ट्रक्चर आपको याद करनी है।
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कोलेस्ट्रॉल की जो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। और जो कोलेस्ट्रॉल है इसमें OH प्रेजेंट है तो ये इसको हाइड्रोफिलिक बनाता है, और बाकी जो इसका स्टीरॉयड न्यूक्लियस है इसको हाइड्रोफोबिक बनाता है। इसी वजह से हम बोलते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कैसा होता है, एम्फीफैटिक इन नेचर होता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन में मिलता है। जो यूकैरियोटिक की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइजेशन में कौन हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट है ये अपने सेल मेम्ब्रेन का। जो स्टीरॉयड न्यूक्लियस है इसकी जो मैंने बता दिया आपको कि क्या होता है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ए के पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, और डी के पास क्या है, डी पे क्या है, एक हाइड्रोकार्बन अटैच है 8 कार्बन की, ठीक है, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ हो गया, और एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है सी के और डी के बीच में। ये इसकी स्ट्रक्चर आप याद कर लेना। वीकली एम्पीफैटिक होता है ये, क्यों, क्योंकि OH तो एक ही प्रेजेंट है इसको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए, और ये हाइड्रोफोबिक इसका नेचर बनाने के लिए स्टीरॉयड न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। जो पोलर हेड ग्रुप होता है कोलेस्ट्रॉल का वो कौन सा होता है, C3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो ये है थर्ड कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये क्या है, इसका पोलर हेड ग्रुप है। पीछे पढ़ते आ रहा है ना कि उसको पोलर हेड ग्रुप, और ये कौन सा पार्ट हो गया सारा, ये होगी टेल। तो ये टेल वाला पार्ट है जो कि कैसा है, हाइड्रोफोबिक, ये सारा। और ये जो ये पोलर हेड ग्रुप है वो कौन सा है, थर्ड कार्बन पे कौन सा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। नेमिंग यहाँ से 1 2 3। तो ये जो थर्ड कार्बन पे हाइड्रोक्सिल है ये इसका क्या है, पोलर हेड ग्रुप है। जैसे आप पीछे पढ़ते आ रहे हैं जो पोलर हेड ग्रुप है वो कौन सा होता है, जो हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में पढ़ लिया। प्लांट्स में कोलेस्ट्रॉल की जगह प्रेजेंट होता है स्टिग्मास्टिरोल, और ये होता है ब्रांच्ड इन नेचर। और जो सेम फंजाई होता है, फंजाई में क्या होता है, एल्डोस्टेरोल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें किसकी, कोलेस्ट्रॉल की, तो दो बेसिस पे कर सकते हैं हम कोलेस्ट्रॉल की। देखो कोई भी चीज़ है वो असेंशियल है या नहीं, उसे दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो बायोसिंथेसिस, अगर वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रही है तो वो असेंशियल में आएगी बायोसिंथेसिस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फंक्शन के तौर पे अगर उसके बिना कोई भी काम रुक रहा है तो वो फंक्शनली भी असेंशियल होती है। ये वे होता है किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने का कि वो असेंशियल है या नहीं है। बायोसिंथेसिस के बेसिस पे भी कर सकते हैं और फंक्शन के बेसिस पे। ये कोलेस्ट्रॉल का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम। अब जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी बायोसिंथेसिस, हर सेल अपना कोलेस्ट्रॉल खुद ही बना लेता है। खुद हर सेल तो क्या मतलब, जो सेल है वो अपना कोलेस्ट्रॉल खुद बना लेता है। जो सेल्स बनाते हैं वो आगे बताऊंगी मैं आपको कौन कौन से सेल बना लेते हैं। और अगर वो बायोसिंथेसिस अपनी खुद ही कर रहा है तो वो नॉन असेंशियल है। क्यों, क्योंकि वो अपना बाहर से लेने की जरूरत ही है ना। अगर बाहर से लेने की जरूरत होती तो वो असेंशियल में आता। और फंक्शन इसका क्या है, बहुत ज्यादा असेंशियल है ये। फंक्शन क्या क्या है इसके, एक तो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है किसकी, मेम्ब्रेन की। जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं अपने बॉडी के अंदर, सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनका प्रीकर्सर कौन होता है, कोलेस्ट्रॉल। विटामिन डी का प्रीकर्सर कौन है, कोलेस्ट्रॉल। मान लो अपनी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बन गया, ठीक है, तो वो क्या होता है, गोल ब्लैडर में बाइल की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं छोटे छोटे हैं। और जो ये कोलेस्ट्रॉल है वो बाइल को हेल्प करता है किसमें, कि बाइल का प्रोडक्शन हो और फिर वो अपने बॉडी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, और डाइजेशन ऑफ फैट में हेल्प कर दी कोलेस्ट्रॉल ने। ये एक वे हो गया इसका। कई बार क्या होता है जो बाइल है ना ज़्यादा बन के स्टोर हो जाता है। स्टोर होने की वजह से क्या होता है, और भी बहुत ज़्यादा मिनरल्स अपनी बॉडी में छोटे छोटे, तो बाइल और मिनरल्स मिलके स्टोन्स बना लेते हैं, बनते हैं ना। कई बार कहते हैं भी स्टोन बन गए गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर रिमूव करनी पड़ी, पत्थरी बोल देते हैं जिसे देसी भाषा में। तो वो होता है ये कोलेस्ट्रॉल से। क्या, कोलेस्ट्रॉल प्लस मिनरल मिलके क्या बना लिया, जो कोलेस्ट्रॉल था ना बाइल का सिक्रीशन करा रहा था। कई बार क्या हुआ, बाइल बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन गया, उसकी वजह से बाइल स्टोर हो गया, और बाइल और मिनरल्स ने मिलके आपस में क्या बना लिया, स्टोन बना लिए, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, ये सब। ये अगर कंटिन्यूसली स्टोन बनते रहे या फिर और ज़्यादा बाइल प्रोडक्शन होता रहे तो कैंसर भी कोज कर सकता है। अब बाद में एक टॉपिक आता है, लास्ट से जाने से पहले एक डिग्रेडेशन ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स बात होती है। जो फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह मिलके अपनी जो मेम्ब्रेन बनाते हैं, मेम्ब्रेन के एसेंशियल कंपोनेंट्स थे, तो ये जो क्या होता है कॉन्टिन्यूसली डिग्रेड होते रहते हैं। यूँ समझ लो कि ये ऐसे थी मेम्ब्रेन मेरी, ठीक है, मुझे पता भी नहीं चलेगा कब ये इससे रिप्लेस होगी, और ये मान लो एक ऐसे ही रहेगा।
कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है। तो इन जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है वो हमें पता भी नहीं चलता, वो कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होती रहती है। नए नए सेल्स बनते हैं तो मेम्ब्रेन भी नई नई, पुरानी कोई डिग्रेड होगी, रप्चर होगी, उससे भी कई बार क्या होता है कि बहुत सारे अपनी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि मान लो इस स्ट्रक्चर को डिग्रेड करना था, किसी एक पार्ट को, किसी फॉस्फोस्फिंगोलिपिड्स को मान लो डिस्ट्रॉय करना था, ठीक है, स्फिंगोमाइलिन थे जैसे जो ब्रेन में थे, उसको डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करने वाला जो एंजाइम है, हर एक लिपिड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अलग अलग एंजाइम है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम ही मेरी बॉडी के अंदर डिफेक्टिव हो गया, तो क्या होएगा कि परमानेंटली वो चीज़ वहीं रहेगी, चेंज नहीं हुई। सेल तो परमानेंट है ही नहीं, सेल में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सेल में कांस्टेंट टर्नओवर होता रहता है, अगर पुराने वाला जाएगा तभी नए वाला आएगा, ये सिस्टम है अपने सेल के अंदर। तो जो डिफेक्टिव एंजाइम है वो उसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो वो कॉन्टिन्यूसली वही अपनी बॉडी में बनी रही। मान लो मैंने बोला कि स्फिंगोमाइलिन था एक, पढ़ा था ना अपने स्फिंगोमाइलिन, जिसमें क्या आए थे, फोस्फोस्फिंगोकोलिन और इथेनॉल अमाइन आए थे, ठीक है। अब मान लो स्फिंगोमाइलिन को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम मेरी बॉडी से खत्म हो गया, डिफेक्टिव हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या होएगा, मेरी बॉडी में डिसीज बन जाएंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे। एक सच डिसीज इसका नाम है पिक डिसीज। बाकी जो ये डिसीज़ है इनकी जो लिस्ट है ये आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, आप वहाँ से इन डिसीज़ को ज़रूर याद कर लेना, है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन लिपिड ऑफ बैक्टीरिया, क्योंकि हमने यूकैरियोट्स का सारा पढ़ लिया, जो ये फोस्फोस्फिंगोलिपिड्स वगैरह सारे पढ़े हैं, सिर्फ और सिर्फ अब बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया के बारे में रह गया। जो बैक्टीरिया हैं बस उनके मेम्ब्रेन में आप एक डिफरेंस, 3 डिफरेंस याद रखना। एक तो देखो उनके जो मेम्ब्रेन उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है, कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या होते हैं, हेपानोइड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करते हैं। ये देखो हेपानोइड्स होते हैं जो मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, स्टेबलाइज। ये बैक्टीरिया का केस लिख रहे हैं हम, ठीक है। बैक्टीरिया में क्या होता है, मेम्ब्रेन की जगह जो स्टेरोल होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, हेपानोइड से। और क्या होता है, जो अपनी बॉडी में ब्रांच्ड फैटी एसिड नहीं मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या मिलते हैं हमें, ब्रांच्ड फैटी एसिड भी देखने को मिलते हैं। एस्ट्रोबॉन्ड होता है इसमें भी, और ग्लिसरोल इसमें डीकॉन्फिगरेशन में होता है। ड्यूरेल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स में सेम, ग्लिसरोल यहाँ पे भी उसी से पता चल जाएगा। लास्ट मतलब कैरल कार्बन से उसका वो देखेंगे, ओ एच अगर राइट साइड है तो वो डी एल्स वो एल, ये वे होता है डीकॉन्फिगरेशन देखने का, ठीक है। इसमें भी डीकॉन्फिगरेशन में मिलता है और अपने अंदर भी ग्लिसरोल डीकॉन्फिगरेशन में ही होता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अबाउट आर्के बैक्टीरिया। देखो जो आर्के बैक्टीरिया है ना वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, कितना ही माइनस में टेम्परेचर हो, वोल्केनोज के अंदर भी मिल सकते हैं वो, कितना ही प्लस में हो, बर्फ के अंदर कहीं पे भी, और कितना ही एसिडिक हो, कितना ही एल्कलाइन हो, वो हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसा क्या है उनके पास, उनकी मेम्ब्रेन क्यों नहीं रप्चर होती, तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो आर्के बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन होती है और यूकैरिया की मेम्ब्रेन होती है उनमें बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क दो ही जगह होता है। एक तो देखो मैंने आपको बात बताई थी कि वैसे अपनी बॉडी में एस्टर लिंकेज होती है, लेकिन 3 केसेस बताए थे जहाँ पे ईथर लिंकेज थी। एक तो बताया था पैफ, एक प्लाज्मोजेंस, और तीसरा बताया था आर्के बैक्टीरिया। तो आर्के बैक्टीरिया में कौन सी लिंकेज होती है, ईथर लिंकेज होती है, जो कि ज़्यादा स्ट्रोंग होते हैं किससे, एस्टर से, ठीक है। और एक क्या बताया था मैंने कि जो इसके इसके अंदर जो वो होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन की 32 कार्बन की लॉन्ग चेन होती है, जो कि डिराइव्ड किससे होती है, आइसोप्रीन यूनिट से। इतनी लंबी उसकी चैन प्रेजेंट होती है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स की, ठीक है। यही कारण है कि जो बैक्टीरिया है वो एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं, जबकि हम लोग कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे मेम्ब्रेन में एक तो एस्टर बॉन्ड होता है जो कि इजीली ब्रेक हो जाती है, ईथर बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। हमारे अंदर क्या था, किस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट थे, डी कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर वो एल या फिर आर भी बोल देते हैं, डी को एस भी बोल देते हैं, तो ये आर या फिर एल कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। और है ना, जो जैसे अपने अंदर बाइलेयर होती है, जो अपन ये बनाई थी यहाँ पे, ये बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये देखो जो अपनी मेम्ब्रेन है, जो आर्के बैक्टीरिया का लिपिड होता है वो 2 टाइप का आएगा, ग्लिसरोल डाइथर, इसका डबल कर दो डाइग्लिसरोल, इसका डबल टेट्राइथर, ये भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सबसे पहले, ये कैसे बनेगी, ग्लिसरोल, ठीक
ठीक है, ये डाइफेटाइनाइल, इसका मतलब क्या है, 20 कार्बन लॉन्ग चैन। सेम ये यहाँ पे भी है स्ट्रक्चर, ये लिंकेज है ईथर वाली, और यहाँ पे मान लो फॉस्फेट प्रेजेंट है। ठीक है, सेम यही स्ट्रक्चर यहाँ बनाओ, ये इससे लिंक होगी, और यहाँ पे हो गया ग्लिसरॉल, ये वाली स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, ये देखो डाई ईथर वाले में तो ये 2 ईथर बॉन्ड है, और डाई ग्लिसरॉल 2 ग्लिसरॉल, और ये 1 2 3 4 4 ईथर बॉन्ड प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो अपने ये आर्कियोबैक्टीरिया है ना, वो इस तरीके की अरेंजमेंट बना लेते हैं अपनी उसकी, तो ये आपस में इतने स्ट्रांगली बॉन्ड हो गए, ये मोनोलेयर ही ऐसे तरीके से स्प्रेड होगी कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट थे वो अंदर रह गए, और हाइड्रोफिलिक थे वो बाहर आ गए, और हाइड्रोफोबिक वाले अंदर रह गए, तो मोनोलेयर होगी। अब देखो 2 चीज़ है आपस में चिपकी हुई है, उन्हें अलग करना आसान बात है, और एक ही चीज़ है वो अपने अंदर से इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाए बैठे है कि उसको अलग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये यही बात है बस, कि उन्होंने एक ही मोनोलेयर बना ली, बाइलेयर नहीं बनाई, बाइलेयर को आसान करना, बाइलेयर को अलग करना आसान है। ऐसी मोनोलेयर बना ली कि जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर रह गया, और हाइड्रोफोबिक वाला अंदर आ गया। अपने को तो ऐसे बनाना पड़ता है ना, ये देखो इस तरीके से बनानी पड़ती है स्ट्रक्चर। अब 2 चीजें हैं जो अलग अलग जुड़ी हुई हैं, उन्हें एक तरीके से सोच के देखो, मान लो एक सैंडविच बनाया है, ठीक है, सैंडविच 2 ब्रेड के उस पर बनाया, दोनों ब्रेड को अलग कर दिया। अब उस ब्रेड के अंदर क्या है, उस ब्रेड को बीच में से फाड़ना तो मुश्किल है ना, 2 सैंडविच के पार्ट तो कितनी आसानी से अलग कर सकते हो आप। क्रीम वाला बिस्कुट है, 2 जुड़े हुए हैं, उसके अंदर क्रीम है, वो अलग करना आसान है, और वो उस बिस्किट के अंदर क्या है उसको अलग करना तो डिफिकल्ट है। तो ये अरेंजमेंट होती है आर्कियोबैक्टीरिया में। इसी वजह से क्या है, जो ये आर्कियोबैक्टीरिया वो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी मिलते हैं। ठीक है, तो यही था, हमने जो सिंपल लिपिड्स थे उसके बारे में फर्स्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था। इसमें हमने मेम्ब्रेन लिपिड्स और स्टीरोल्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब बस वो वाली स्ट्रक्चर आई है कि मेम्ब्रेन लिपिड्स ऐसा इकाइनोसाइनोइड्स, और स्टीरोइड हार्मोन, विटामिन डी प्रीकर्सर, इन सब के तरीके से भी यूज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो लास्ट वीडियो होगी अबाउट लिपिड्स। और जो डिसीज के बारे में वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से जरूर चेक कर लेना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।